Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavada. I welcome you all on my channel. So today we will discuss about human immunodeficiency virus infection, that is HIV infection, and acquired immunodeficiency syndrome, that is AIDS in pregnancy. अगर किसी पेशेंट को प्रेगनेंसी विथ एड्स या HIV है, then how to diagnose that condition, how to investigate and how to manage and how to prevent it. We will discuss about that. So first of all, let us understand what is HIV infection. So human immunodeficiency virus, HIV, causes an incurable infection that leads to ultimately to a terminal disease called AIDS or acquired immunodeficiency syndrome. So basically आपको पता ही है what is AIDS, HIV, what is AIDS and all. तो अभी जस्ट हम उसके बारे में एक ब्रीफ कर लेंगे बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल टॉपिक, दैट इज HIV विथ प्रेगनेंसी. So worldwide, 25 to 30% of infected patients are women of AIDS or HIV, and 90% are of 20 to 49 year of age. So when we look into the incidence of this disease, it is challenging to work out, but the fact remains that the disease is alarming, increasing both in developed and developing countries, and nowadays it's a global problem. सो प्रिवेलेंस की बारे में अगर हम बात करें तो अमेरिका जैसी कंट्री जहाँ पे लो रिस्क पॉपुलेशन रहती है, लेकिन फिर भी वहां पे 1000 लोगों में से एक इंसान को HIV रहता है. एंड सीरो पॉजिटिविटी रेट अमंग US प्रेग्नेंट वुमन इज 1 to 2 per 1000 वुमन. सो एशियन कंट्री की अगर हम बात करें तो कंपेरेटिवली यहाँ पे ये जो इन्फेक्शन रेट है दैट इज लेस देन 0.5%. So HIV viruses दो होते हैं यूजुअली, HIV-1 and HIV-2. They are RNA retroviruses which the enzyme reverse transcriptase, which allows genomic RNA to be transcribed into double standard DNA. यानी कि ये एक ही ऐसा स्पेसिफिक वायरस है कि जिसमें ये जो जीनोमिक आरएनए जो रहता है दैट कैन बी ट्रांसक्राइब्ड इनटू द डबल स्टैंडर्ड DNA. And HIV preferentially targets lymphocytes expressing CD4 molecule, यानी कि हमारी बॉडी में या होस्ट की बॉडी में जो CD4 मॉलिक्यूल्स रहते हैं लिम्फोसाइट्स में, उसे ही ये स्पेसिफिकली टारगेट करता है. और ये CD4 मॉलिक्यूल्स का एक्शन क्या होता है इम्यून सिस्टम में, इज टू कम्बैट वायरसेस, यानी कि बाहर से जो वायरस आ रहे हैं हमारी बॉडी में, जो बैक्टीरियाज एंटर होते हैं और सर्टेन मेलिग्नेंसीज जो हमारी बॉडी में डेवलप होती है, उसे वो कम करता है या डिस्ट्रॉय करता है. कौन? CD4 मॉलिक्यूल. और यहाँ पे क्या होता है HIV में, HIV जो वायरस है वो CD4 को ही टारगेट करता है, उसे ही डैमेज करता है. Once the virus is in host genome, it produces multiple copy of itself, which will eventually cause host cell damage. So जैसे ये वायरस बॉडी में आएगा वैसे धीरे धीरे करके वो उसकी कॉपीज जो है वो मल्टीप्लाई करेगा, और जैसे जैसे ये जो HIV वायरस है वो मल्टीप्लाई होता जाएगा, वैसे ये जो CD4 जो है, जो लिम्फोसाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी इम्यून सिस्टम के लिए, उसे वो डैमेज करता जाएगा. यानी कि वन हैंड HIV वायरस बढ़ेगा बॉडी के अंदर, यानी कि वायरल लोड बढ़ेगा, और दूसरे हाथ पे ये जो CD4 है वो रिड्यूस होता जाएगा. सो एटलीस्ट अभी तक आप इतना समझ गए होंगे कि पर्सन की बॉडी में अगर HIV इन्फेक्शन है तो उसमें अगर CD4 काउंट अभी भी ज्यादा है और वायरल लोड कम है, तो अभी भी पेशेंट जो है उसकी जो मॉर्बिडिटी है उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं. उसका जो प्रोग्नोसिस है, जो मैनेजमेंट है, वो समहाउ इजी हो जाता है. लेकिन उससे ऑपोजिट है, यानी कि ये जो CD4 काउंट है अगर वो कम है और ये जो वायरल लोड है अगर वो ज्यादा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसका ट्रांसमिशन रेट भी ज्यादा रहेगा, बेबी में भी ज्यादा इजीली वो ट्रांसफर हो जाएगा, और उसका मैनेजमेंट जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर, आफ्टर लेबर, वो बहुत डिफिकल्ट रहेगा. So there is a, after the viral load increment, there is a gradual depletion of CD4 cells, and there is also failure of B lymphocytes to produce antibodies to HIV. So जैसे हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आता है तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, CD4 काउंट ही रिड्यूस हो रहे हैं, लिम्फोसाइट्स ही इफेक्ट हो रहे हैं, तो एंटीबॉडीज डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा.
So this events leads to progressive loss of host immune defense and development of AIDS. फिर धीरे धीरे करके हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो लॉस हो जाती है और एड्स डिसीज जो है वो बॉडी में डेवलप हो जाता है. So when we look into the progress of the disease, so primary infection जो है वो 3 to 6 वीक का टाइम लगाता है. Then acute syndrome जो है उसको 1 वीक से लेके 3 मंथ का टाइम लग सकता है. And immune response to HIV उसमें 1 to 2 वीक का टाइम लगता है आफ्टर द सिंड्रोम डेवलपमेंट. एंड जो क्लिनिकल लेटेंसी है उसको 10 साल का टाइम लगता है, अराउंड 10 ईयर टाइम पीरियड. देन जो एड्स जो है AIDS वो जो है वो बॉडी में सेट होता है. So the main mode of transmission of HIV are, you are already aware, but we'll just take a brief. So sexual contact, whether it is homosexual or heterosexual, so उसमें male to female transmission है वो बहुत ज़्यादा चांस है compared to female to male. यानी कि अगर मेल HIV से infected होता है तो फीमेल में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं compared to अगर मेल infected होती है. Clear? Then rectal intercourse is more dangerous than vaginal because parental transmission is most potent route. जो rectal route है वो parental route है. अगर वहां से ये HIV infection लगता है तो उसका जो mode of transmission है वो vagina के compare ज्यादा रहता है. Then दूसरा mode of transmission है transplacental, यानी कि mother में से baby को ये transfer हो सकता है. Then तीसरा mode of transmission है exposure to infected blood और टिश्यू फ्लूइड एंड थ्रू ब्रेस्ट मिल्क, यानी कि फीडिंग के टाइम पे भी मदर से बेबी को आ सकता है. या तो अगर जैसे आयुर्वेद में कॉन्सेप्ट है धात्री का कॉन्सेप्ट, यानी कि जो मदर नहीं है बेबी की एक्चुअल, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ ब्रेस्ट मिल्क वो वहां से बेबी को फीड करवाते हैं, तो वैसे मदर से भी आ सकता है. ब्रेस्ट मिल्क बैंक में से अगर आप ब्रेस्ट मिल्क बेबी को फीड करवा रहे हो, अगर उस मिल्क में HIV इन्फेक्शन है तो भी बेबी को आ सकता है. एंड इन्फेक्टेड ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड से डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ को इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं. देन पेरीनेटल ट्रांसमिशन ऑफ HIV में वर्टिकल ट्रांसमिशन टू नियोनेट इज अबाउट 14 to 25%. ट्रांसमिशन ऑफ HIV2 इज लेस फ्रीक्वेंट देन HIV1, यानी कि जो भी आसपास हम इन्फेक्शन देखते हैं उसमें उसके दो टाइप होते हैं इन्फेक्शन के, उसमें HIV1 के चांसेस ज्यादा है. Transplacental transmission occur 20% before 36 week and over 80% of transmission occur around the time of labor and delivery. So delivery and labor के टाइम पे सबसे ज्यादा चांस होता है HIV बेबी में आने का, और उससे पहले चांसेस जो है वो बहुत कम है 20%. तो अगर आप नॉर्मल लेबर ना करवा के पेशेंट का सिजेरियन सेक्शन या ऑपरेशनल डिलीवरी करवाते हो तो आप बेबी को HIV से बचा सकते हो 80% तक. Then vertical transmission is more in cases with preterm birth and with prolonged membrane rupture. यानी कि वर्टिकल ट्रांसमिशन जो है वो प्रीटर्म बर्थ में इसलिए होता है क्योंकि बेबी की इम्यूनिटी लो होती है, बर्थ वेट भी लो होता है, तो इन्फेक्शन के सामने बॉडी को सस्टेन्ड रहने का जो स्ट्रेंथ होता है, जो पावर होता है, वो कम होने की वजह से HIV इन्फेक्शन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. एंड प्रोलॉन्ग्ड रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि अगर मेम्ब्रेन ज्यादा देर तक रप्चर रहती है तो मैटरनल जो म्यूकस रहता है वो एमनियोटिक फ्लूइड थ्रू बेबी में जा सकता है और इन्फेक्ट कर सकता है. Then risk of vertical transmission are directly related to maternal viral load measured by HIV RNA. So this HIV RNA is a technique, उसके द्वारा हम viral load measure करते हैं. And inversely to maternal immune status, that is CD4 count. So maternal viral load अगर ज्यादा है और CD4 count अगर कम है तो vertical transmission ज्यादा होगा. मीन्स बेबी में इन्फेक्शन आने के चांसेस बढ़ जाएंगे. अगर वायरल लोड कम है यानी कि HIV की मात्रा बॉडी में कम है और CD4 यानी कि मदर की इम्यूनिटी अच्छी है तो इन्फेक्शन आने के चांसेस बेबी में कम हो जाएंगे. So maternal antiviral therapy reduces the risk of vertical transmission by 70%, and breastfeeding doubles the risk of this vertical transmission into the baby 14% to 28%. यानी कि अगर मदर को आप एंटीवायरल रेट्रोवायरल थेरेपी दे देते हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो बेबी में वो HIV इन्फेक्शन आने के चांसेस आप 70% तक कम कर सकते हो. एंड
अगर सेम बेबी को फिर अगर ब्रेस्ट फीड करवाया जाए तो अगेन वो रिस्क जो है वो 14 to 28% तक बढ़ सकता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप 36-37 वीक के अराउंड सीजेरियन डिलीवरी करवा लेते हो एंड ब्रेस्ट फीड को छोड़ के कोई दूसरा अल्टरनेटिव सर्च करते हो बेबी को फीड करवाने के लिए, तो आप ऑलमोस्ट परसेंटेज चांसेस है कि आप बेबी को एचआईवी इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हो। देन इम्यूनोपैथोजेनेसिस के बारे में अगर हम बात करें एचआईवी में, तो एचआईवी जो है वो बहुत ही रेडिली म्यूटेट होता है एंड उसके जो जीनोटाइप्स जो है वो सेवरल नंबर्स में डेवलप होता है, जो इम्यून कंट्रोल करने के लिए केपेबल होते हैं। यानी कि पर्टिकुलर पर्सन की जो इम्यूनिटी जो है वो एचआईवी वायरस के कंट्रोल में आ जाती है। Then profound cell-mediated immunodeficiency is a primary pathology as HIV leads to slow but progressive destruction of T cells. यानी कि क्या होता है कि धीरे धीरे करके टी सेल्स जो है वो डिस्ट्रक्ट होने लगते हैं, यानी कि पूरी आपकी जो इम्यूनिटी है वो हाईजैक हो जाती है। तो मल्टीपल इम्यून सिस्टम जो है, जो अलग अलग इन्फेक्शंस पे काम कर रहे हैं, कीमो यानी कि कैंसर को प्रिवेंट करता है, कोई कोई वायरस को प्रिवेंट करता है, कोई बैक्टीरिया को प्रिवेंट करता है, तो यहाँ पे एचआईवी इन्फेक्शन की वजह से पूरी सिस्टम फेल हो जाती है और सभी प्रकार के डिसीजेस जो है वो आपकी बॉडी के लिए इजी बन जाते हैं। फिर द इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 1 to 3 वीक का रहता है। जब धीरे धीरे करके क्या होता है, 1 to 3 वीक के बाद जो वायरस होता है एचआईवी वो बॉडी में एक पीक लेवल तक पहुंच जाता है। फिर धीरे धीरे करके वो वायरस जो है वो स्लो होता है, उसका जो लेवल है जो वो रिड्यूस हो जाता है और एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन पे वो पहुंच जाता है, जिसे हम सेट पॉइंट कहते हैं। अब ये सेट पॉइंट जो रिडक्शन क्यों होता है, क्योंकि हालांकि वो वायरस है तो बॉडी कुछ तो फंक्शन करेगी उसके अगेंस्ट, तो बॉडी के इम्यून सिस्टम की वजह से कुछ वायरसेस जो है वो डिस्ट्रॉय होंगे। और दूसरी बात ये भी है कि वो वायरस बहुत स्ट्रॉन्ग है तो 100% तो डिस्ट्रॉय होगा नहीं, तो पीक लेवल अटेन करने के बाद वो रिड्यूस होता है और सेट पॉइंट तक पहुंच जाता है। फिर वो उसी लेवल पे मेंटेन रहेगा जब तक आप कोई एक्सटर्नल थेरापी नहीं देते। सो वो जो पर्टिकुलर सेट पॉइंट जो है, दैट इज द बैलेंस बिटवीन वायरस एबिलिटी टू रेप्लिकेट एंड द होस्ट एबिलिटी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ बाय न्यूट्रलाइजिंग एंड रिमूविंग द वायरस। क्लियर? सो उन दोनों के बीच में बैलेंस होता है और एक सेट पॉइंट डिसाइड होता है। जब ये सेट पॉइंट के टाइम पे ये जो वायरल लोड है एचआईवी का वो हाई होता है, तो ज्यादा CD4 काउंट या सेल्स का डिस्ट्रक्शन होगा एंड ज्यादा इम्यूनिटी जो है वो सप्रेस होगी पेशेंट की, और उसकी इम्यूनिटी सप्रेस होने की वजह से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस एंड कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसके क्या क्या इफेक्ट्स प्रेगनेंसी पे हो सकते हैं? जो या तो प्रेगनेंसी के इन्फेक्शन पे, तो स्पेसिफिक प्रेगनेंसी जो है उससे कोई डिसीज प्रोग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो एचआईवी बहुत ज्यादा फैलेगा बॉडी में, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एसोसिएटेड विद एचआईवी, उसमें एबॉर्शन, प्री मैच्योरिटी, प्री एक्लैम्सिया, आईयूजीआर एंड पेरीनेटल मोर्टालिटी जो है इन एचआईवी सेरोपॉजिटिव मदर्स वो अभी भी इनकंक्लूसिव है। Then maternal mortality and morbidity are not increased by pregnancy. वो अगर मोर्टालिटी मॉर्बिडिटी बढ़ती है तो वो इंडिपेंडेंटली एचआईवी इन्फेक्शन की वजह से बढ़ सकती है, ना कि प्रेगनेंसी का उसमें कोई रोल है। सो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के बारे में हम बात करेंगे, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। So the initial presentation of infected patient may be fever, malaise, headache, sore throat, lymphadenopathy and maculopapular rashes. ये देखने को मिलता है। Then primary illness जो है that may be followed by asymptomatic period and then progression of disease may lead to multiple opportunistic infection. यानी कि शुरू में ऐसे माइनर सिम्टम्स रहते हैं, फीवर, मलेज, हेडेक, सोर थ्रोट, लिम्फेडिनोपैथी जैसे, फिर धीरे धीरे करके सिम्टम्स जो है वो चले जाते हैं, फिर बाद में मेजर सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं, यानी कि मल्टीपल डिसीजेस आना स्टार्ट होता है बॉडी के अंदर, जैसे कि कैंडिडा इन्फेक्शन आता है बॉडी में आ सकता है, या ट्यूबरक्यूलोसिस डेवलप हो सकता है, या न्यूमोसाइटिस जो है वो डेवलप हो सकता है, और दूसरे भी कई सारे ऐसे डिसीजेस है जो इन्फेक्शन से रिलेटेड है वो बॉडी में डेवलप हो सकते हैं। Then patient may present with neoplasms such as cervical carcinoma, lymphomas and Kaposi's sarcoma. So later stage
यानी कि जब एड्स जो है वो एकदम बॉडी में डेवलप हो जाता है तब जाके ये सारे जो नियोप्लाज्म्स है वो डेवलप होते हैं. And there may be associated with constitutional symptoms like weight loss, lymphadenopathy and protected diarrhea. So ये सारी जो weight loss and diarrhea के जो symptoms है वो other disease और sarcoma या carcinoma से भी related होते हैं. So जब CD4 काउंट यानी कि ये पॉजिटिव जो सेल्स है अगर वो लेस देन 200 सेल्स पर क्यूबिक mm है तो आप उससे उस पर्टिकुलर पेशेंट को AIDS एड्स ऐसे डायग्नोस कर सकते हो. तब तक आप उसे सिर्फ HIV इन्फेक्टेड पेशेंट या रेट्रोवायरस इन्फेक्टेड पेशेंट ही मेंशन कर सकते हो. देन द मीडियन टाइम फ्रॉम इन्फेक्शन टू एड्स इज अबाउट 10 ईयर. यानी कि जब HIV का वायरस बॉडी में एंटर होता है वहां से लेके जब वो एड्स यानी कि उसका CD4 काउंट लेस देन 200 होता है तब तक का जो टाइम दिया है मीडियन टाइम दैट इज 10 ईयर. वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है. इन सम इट मे बी 13 ईयर एंड इन सम इट मे बी 6 ईयर. This depends. Then diagnosis, how you can diagnose this condition. So HIV diagnosis is made by detecting HIV viral RNA in blood by PCR testing, that is HIV RNA PCR technique, और by detecting antibodies to HIV. या तो आप वायरस को डिटेक्ट करो या तो आप उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी डेवलप हो रहे हैं बॉडी में उसे डिटेक्ट करो. एंड दोनों केसेस में आप HIV RNA PCR यानी कि ये पर्टिकुलर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्टिंग टेक्निक जो है वो यूज कर सकते हो. और एक टेक्निक है EIA, that is the enzyme immunoassay. This is very easy and readily available technique. So it is basically a screening test for HIV antibodies, and it is extremely sensitive, 99.5%, and it is inexpensive but less specific. So ये जो है वो एंटीबॉडीज को टारगेट करता है इसलिए उतनी स्पेसिफिक नहीं है बट सेंसिटिविटी जो है वो अच्छी है. तो मान लो कि आप स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए इसे यूज करते हो. सो अगर उसमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो आप रिपीट टेस्ट कर सकते हो EIA का. एंड उसके बाद मोर स्पेसिफिक टेस्ट दैट इज वेस्टर्न ब्लॉट और HIV RNA PCR जो फर्स्ट लाइन में हमने देखा वो टेस्ट आप कर सकते हो. एंड EIA किट्स जो है वो कमर्शियली भी अवेलेबल है. देन दिस इज देन कंफर्म्ड बाय वेस्टर्न ब्लॉट इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे IFA और बाय HIV RNA PCR. अगर उसमें कंफर्म होता है देन द डायग्नोसिस इज कंफर्म. सो द वेस्टर्न ब्लॉट डिटेक्ट स्पेसिफिक वायरल एंटीजन. जो वेस्टर्न ब्लॉट जो है वो एंटीजन को डिटेक्ट करता है यानी कि HIV को डिटेक्ट करता है कॉमन टर्म में अगर हम कहें तो. और ये जो EIA है वो एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है जो हमारी बॉडी में HIV के अगेंस्ट डेवलप होते हैं. सो यहाँ पे स्पेसिफिक एंटीजेंस जो है P24 कैस्पिड कैप्सिड एंड GP41 एनवेलप एंड GP120/160 एनवेलप को वो डिटेक्ट करता है. द फॉल्स पॉजिटिव रेट ऑफ वेस्टर्न ब्लॉट इज लेस देन 1 in 10,000. यानी कि 10,000 टेस्ट में से एक ही टेस्ट जो है वो फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है यानी कि उसकी जो एक्यूरेसी है वो ज्यादा अच्छी है. नेक्स्ट इज अबाउट मैनेजमेंट. So as we are discussing with pregnancy, so we will discuss management only during pregnancy. So प्रीनेटल केयर में आप क्या कर सकते हो अगर कोई पेशेंट HIV से इन्फेक्टेड है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम प्रिवेंशन की बात करें तो आपको सभी पेशेंट्स को एजुकेट करना चाहिए रिगार्डिंग इट्स इन्फेक्शन, हाउ इट स्प्रेड्स एंड हाउ टू प्रिवेंट देमसेल्फ. सो इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग, that is ICT, in antenatal clinic ANC to all pregnant women with an opt-out approach is offered. हर एक पेशेंट को आपको एजुकेट करना चाहिए HIV के बारे में, ये कैसे फैलता है, ये कैसे ट्रांसफर होता है एंड ऑल. अब मान लो आपको ड्यूरिंग ANC पीरियड कोई सीरो पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं यानी कि किसी को HIV पॉजिटिव है. Then the test for other STDs such as hepatitis B, C virus, syphilis, chlamydia, herpes and rubella जो है वो किया जाता है. Then serological testing for cytomegalovirus, toxoplasmosis and tuberculosis. Then fungal opportunistic infection के भी टेस्ट किए जाते हैं. सो क्या होता है जैसे हमने पहले देखा कि HIV इन्फेक्शन की वजह से बॉडी में दूसरे इन्फेक्शन भी इजीली अप्लाई हो जाते हैं. दैट इज वाई HIV पॉजिटिव डायग्नोस हो जाने के बाद भी पेशेंट को दूसरे कोई इस तरीके के डिसीजेस नहीं है वो भी आपको डिटेक्ट करने चाहिए ताकि उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट कर पाओ. Then at last husband should be offered a serological testing for HIV.
क्योंकि एज ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है तो हस्बैंड का भी उस टाइम पे टेस्टिंग करना चाहिए अगर वाइफ पॉजिटिव है, और उसकी भी साइड बाय साइड ट्रीटमेंट जो है वो आप सजेस्ट कर सकते हैं. Then counseling with education to the patient is done about the impact of HIV infection on pregnancy, perinatal transmission, side effect of medications and mode of delivery. So ये भी बहुत जरूरी है पेशेंट को बताना कि HIV इन्फेक्शन से प्रेगनेंसी पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, बेबी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है, बेबी में कितना चांसेस है उसे फैलने का, फिर उसके साइड जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हो HIV को कंट्रोल करने के लिए उसके साइड इफेक्ट्स कौन कौन से हैं, एंड पेशेंट कौन सी मोड ऑफ डिलीवरी चूज कर सकता है वो भी बताना बहुत जरूरी होता है. देन जनरली प्रेगनेंसी से HIV इन्फेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑपोजिट है, HIV से प्रेगनेंसी पे जो है वो इम्पैक्ट आ सकता है. सो प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज जो है वो आप कैसे असेस कर सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल CD4 प्लस टी लिम्फोसाइट काउंट जो है वो असेस किया जाता है. देन HIV RNA वायरल लोड असेस किया जाता है. सो इन दोनों में अगर CD4 ज्यादा है और HIV RNA कम है तो कंडीशन थोड़ी अच्छी है. अगर CD4 कम है और HIV RNA बॉडी में ज्यादा है तो कंडीशन वर्स्ट है, यानी कि बेबी में ट्रांसफर होने के चांस ज्यादा होते हैं. देन असेसमेंट जो है वो एवरी 3 to 4 मंथ इंटरवल किया जाता है पेशेंट में. देन पेशेंट विथ लो वायरल लोड दैट इज लेस देन 3000 कॉपीज पर ml एंड हाई CD4 काउंट दैट इज मोर देन 750 सेल पर क्यूबिक mm हैज नियरली जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोग्रेसिंग टू एड्स विद इन 3 years. यानी कि अगर ऐसी कंडीशन है तो अगले 3 साल में तो पेशेंट में एड्स डेवलप नहीं होने वाला है. एंड वुमन विथ CD4 काउंट लेस देन 350 एंड RNA लेवल जो है वो मोर देन 50,000 है तो ऐसे पेशेंट्स में HAART जो एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का वो स्टार्ट किया जाता है. So next is stage of HIV infection according to CDC. So उसके स्टेज 1 हम कब कंसिडर करते हैं HIV इन्फेक्शन में, जब CD4 टी लिम्फोसाइट्स जो है वो मोर देन 500 होते हैं या इक्वल टू 500 होते हैं. स्टेज 2 कब हम काउंट करते हैं, जिसमें CD4 और टी लिम्फोसाइट्स काउंट जो है वो 200 to 499 पर क्यूबिक mm हो. देन थर्ड स्टेज में हम यानी कि एड्स है ऐसा हम कब डायग्नोज करते हैं, जब CD4 यानी कि टी लिम्फोसाइट्स जो है वो लेस देन 200 हो, तब हम पेशेंट को एड्स हो गया है वैसे हम डायग्नोज कर सकते हैं. स्टेज 1 और स्टेज 2 में हम यही मेंशन करते हैं कि पेशेंट जो है वो HIV से इन्फेक्टेड है. लेकिन एड्स है ऐसा कब हम मेंशन करते हैं, जब पेशेंट के ब्लड में टी लिम्फोसाइट्स और CD4 जो है वो उसका काउंट जो है वो लेस देन 200 पर क्यूबिक mm है, तब हम मेंशन करते हैं. द पेशेंट शुड हैव टी लिम्फोसाइट काउंट इन ईच ट्राइमेस्टर. क्लियर, एवरी ट्राइमेस्टर में टी लिम्फोसाइट काउंट जो है वो मेजर किया जाता है. इफ द काउंट फॉल्स लेस देन 200 then the patient should receive prophylaxis against pneumocystis and other opportunistic infections. Then highly active antiretroviral therapy, ये जो हमने आगे देखा कि अगर पेशेंट को एड्स डायग्नोज हो जाता है या CD4 काउंट बहुत ही लो हो जाते हैं तो उसे HAART पे रखा जाता है. तो उसका फुल फॉर्म है हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी for HIV-1 positive woman is effective in reducing the viral HIV RNA load. तो इसमें क्या आता है, सो ट्रिपल कीमोथेरेपी प्रेफर किया जाता है एज अ फर्स्ट लाइन डिफेंस एंड इज टू बी स्टार्टेड एनी टाइम बिटवीन 14 वीक्स एंड 28 वीक, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में टर्म में 4th मंथ 5th मंथ 6th एंड 7th वीक मंथ के टाइम पे ये शुरू किया जाता है एनी टाइम पे एंड दे आर कंटिन्यूड थ्रू आउट द प्रेगनेंसी. फिर ये एक बार स्टार्ट करने के बाद जैसे ही पेशेंट डायग्नोज होता है उसका CD4 काउंट कम आता है तब ये स्टार्ट किया जाता है और थ्रू आउट प्रेगनेंसी इसे कंटिन्यू किया जाता है, ऑल्सो ड्यूरिंग लेबर एंड ऑल्सो ड्यूरिंग पोस्टपार्टम पीरियड. एंड वुमन टेकिंग HAART शुड बी स्क्रीन्ड फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज. ये उसका एक साइड इफेक्ट है ये थेरेपी का कि इससे जेस्टेशनल डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. Then the principles of HAART are to suppress the viral multiplication maximally.
इसका मेन, कोई भी आप एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ले लो, उसका फर्स्ट एम जो है वो वायरल मल्टीप्लिकेशन ज्यादा से ज्यादा कम करने का होता है। देन रेड्यूस पेरीनेटल ट्रांसमिशन, मीन्स मदर में से बेबी को HIV को ट्रांसफर रिड्यूस करने का उसका दूसरा मेन उसका प्रिंसिपल है। देन रिड्यूस द रिस्क ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस, यानी कि इवन ड्रग रेजिस्टेंस भी नहीं होना चाहिए। क्लियर? Then efavirenz is avoided in first trimester due to teratogenic risk. As इसमें efavirenz आता है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसे यूज नहीं किया जाता क्योंकि उससे teratogenic risk यानी कि बेबी जो है वो फंक्शनली और फिजिकली माल फॉर्म डेवलप हो सकता है। Then anti-HIV-1 drugs are grouped into group A, nucleosides reverse transcriptase inhibitor, that is NRTIs. So this includes pseudobutine, didanosine, lamivudine and abacavir. क्लियर? सो इतनी 1, 2, 3, 4 मेडिसिन जो है वो NRTIs में इंक्लूड होती है, anti-HIV-1 ग्रुप A. Then group B, that is non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors, that is NNRTIs. This includes nevirapine and favirenz. Group C is protease inhibitor, that is PI. This includes indinavir, sequinavir and ritonavir. So ये जो 3 ड्रग है वो ग्रुप C में इंक्लूड होती है। Then group D is entry inhibitor. This includes enfuviratide. Then E is treatment regimen change frequently. However, this recommends regimen is USDHH 2011R. सो यहाँ पे एक अगेन ये जो ग्रुप ई जो में जो फॉल होता है उसमें पर्सन टू पर्सन ये जो ट्रीटमेंट रेजिमेन है वो चेंज होता रहता है। तो ग्रुप्स के अकॉर्डिंग, सो 2 फ्रॉम ग्रुप ए, यानी कि ये जो ग्रुप ए की ये जो 4 मेडिसिन है उसमें से कोई भी 2 मेडिसिन ली जाती है, एंड 1 फ्रॉम आइदर ग्रुप बी और ग्रुप सी, और थर्ड नंबर की जो मेडिसिन है वो ग्रुप बी में से ली जाती है या तो ग्रुप सी में से ली जाती है, कोई भी एक मेडिसिन। देन इस तरीके से रेजिमेन ई जो है वो प्लान किया जाता है। देन इन रिसोर्स पुअर सेटिंग्स, अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि ये सारे मेडिसिन जो है सो पर्टिकुलर रिसोर्स पे अवेलेबल नहीं है, देन इन सच केस you can suggest patient that is pseudobutine 100 mg is given 5 times daily. So मान लो कि कोई जगह पे ये HAART available नहीं है, so there you can suggest only this one medicine pseudobutine 100 mg given 5 times daily per orally. Even this can reduce perinatal transmission from 25% to 7%. And WHO recommends first line ART regimen to include pseudobutine, that short form is ZDV, and lamivudine 3TC and nevirapine NVP, or ZDV plus 3TC plus efavirenz. क्लियर? सो इस तरीके से उसका जो पूरा ये जो प्रोटोकॉल है ये प्लान किया जाता है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड बिकॉज दिस इज वेरी volatile thing. You may tend to forget these things. Next is laboratory tests. So laboratory test includes CD4 cell plus count, viral load, HIV, RNA and PCR as we discussed, then HIV genotype, then others investigations, as HIV की वजह से दूसरे भी infections जो है वो होने के chances रहते हैं. So complete blood count, then platelet count, liver function test, serum urea, creatinine, electrolytes, amylase and G6PD. Next is about antenatal care. So women need screening against opportunistic infection, especially when CD4 cell count is less than 200 cells per cubic mm, यानी कि वो 8 से डायग्नोज हो जाती है तब उसे opportunistic infection यानी कि पेशेंट को इन्फॉर्म किया जाता है कि बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन यू मे टेंड टू गेट अदर इन्फेक्शंस टू, एंड उसका स्क्रीनिंग भी करना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए.
देन वुमन और HAART शुड बी स्क्रीन फॉर GDM, क्योंकि HAART ट्रीटमेंट से GDM होने के चांसेस यानी कि जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. देन स्क्रीनिंग फॉर एन्यूप्लॉइडी एंड एनामली स्कैन, एज आई डिस्कस्ड कि बिकॉज ऑफ दिस एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी टेरेटोजेनिक रिस्क भी रहते हैं, तो उसके लिए भी स्क्रीनिंग करना चाहिए. अगर ऐसा कुछ है तो प्रेगनेंसी जो है वो टर्मिनेट की जाती है. देन मॉनिटरिंग प्लाज्मा वायरल लोड एंड ड्रग टॉक्सिसिटीज, वैक्सीन अगेंस्ट HPV एंड न्यूमोकोकल इन्फेक्शन शुड बी डन. देन इंट्रापार्टम केयर में अगर हम डिस्कस करें, सो प्रेजेंटिंग इन लेबर नीड टू चेक हर रीसेंट वायरल लोड टू प्लान मोड ऑफ डिलीवरी. अगर वायरल लोड ज्यादा है तो डिलीवरी जो है सिजेरियन सेक्शन आपको करना पड़ेगा, तो इसके लिए रिसेंट वायरल लोड चेक किया जाता है. अगर वायरल लोड जो है वो लेस देन 400 कॉपीज पर ml है, तो नियोनेट इन्फेक्शन होने के चांसेस 1% रहते हैं. अगर इन्फेक्शन रेट जो है वो मोर देन 30% है, तब ऐसा समझना चाहिए कि मैटरनल वायरल लोड जो है वो मोर देन 1 लाख कॉपीज पर ml है. यानी कि वायरल लोड जितना कम, दैट इज लेस देन 400, उतना इन्फेक्शन रेट बेबी को कम होता है, और वायरल लोड जितना ज्यादा उतना बेबी में इन्फेक्शन रेट ज्यादा होता है. Zidovudine ZDV जो है इज गिवन IV इन्फ्यूजन स्टार्टिंग एट द ऑनसेट ऑफ लेबर. तो अभी तक क्या था, अगर HAART अवेलेबल नहीं है तो ज़िडोवुडाइन आप ओरली देते थे 5 टाइम्स अ डे, लेकिन ड्यूरिंग लेबर वो IV इन्फ्यूजन से देना है अगर वेजाइनल डिलीवरी करवानी है. और 4 आवर बिफोर सिजेरियन सेक्शन, अगर सिजेरियन सेक्शन है तो 4 आवर पहले से इसका डोज जो है वो दिया जाता है IV. एंड लोडिंग डोज जो है वो 2 mg पर kg एंड मेन बाद में वो पर आवर, एंड बाद में वो डोज जो है वो इन्फ्यूजन का मेंटेन किया जाता है, दैट इज 1 mg पर kg पर आवर. कब तक दिया जाता है? जब तक कॉर्ड क्लैम्प नहीं हो जाता. Women taking HAART can have planned vaginal delivery when plasma viral load is less than 50 copies per ml. अगर वुमन HAART की ट्रीटमेंट पे है और उसका वायरल लोड सिर्फ 50 कॉपीज है या उससे कम है, तो आप ऐसे केसेस में प्लांट वजाइनल डिलीवरी जो है वो कर सकते हो. इलेक्टिव सिजेरियन डिलीवरी जो है एज पर RCOG 2010 वो 38 वीक्स पे रिकमेंड की जाती है. कैसे पेशेंट्स में? जो HAART की ट्रीटमेंट पे है और उसका प्लाज्मा वायरल लोड जो है वो 50 कॉपीज पर ml से ज्यादा है. एंड इलेक्टिव सिजेरियन डिलीवरी जो है उसे क्या फायदा होता है? एक तो वो वर्टिकल ट्रांसमिशन का रिस्क रिड्यूस करता है अप टू 50%, एंड बाद में फिर ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो उसे भी अवॉइड करना चाहिए, उसका अल्टरनेटिव जो है वो यूज करना चाहिए. देन HAART थेरेपी एंड अप्रोप्रिएट मोड ऑफ डिलीवरी हैज रिड्यूस्ड MTCT रेट फ्रॉम 25 to 30% टू लेस देन 1%. क्लियर? एंड जैसे डिलीवरी हो जाए, सिजेरियन हो या नॉर्मल हो, बेबी को तुरंत ही बाथ यानी कि तुरंत ही क्लीन कर देना चाहिए या कंप्लीटली नहलाना चाहिए. देन पेरी ऑपरेटिव और पेरीपार्टम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देने चाहिए एज पर हॉस्पिटल प्रोटोकॉल, क्योंकि अगर सर्जरी है या डिलीवरी है एंड इन्फेक्शंस भी अगर है तो एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं. देन इन्वेजिव प्रोसीजर्स that may result in a break in skin or mucous membrane of infant. So procedure like attachment of scalp electrode or determination of scalp blood pH are contraindicated here. यानी कि कई बार क्या है कि फीटल डिस्ट्रेस में स्कैल्प ब्लड पीएच जो है वो असेस किया जाता है, वहां से सिरिंज इंजेक्ट करके और ब्लड कलेक्ट करके, और इलेक्ट्रोड कई बार जो है वो स्कैल्प पे अप्लाई किया जाता है डिस्ट्रेस का पता लगाने के लिए. तो HIV पॉजिटिव केसेस में या एड्स केसेस में वो अवॉइड करना चाहिए. देन इंस्ट्रूमेंटेशन में वेंटोस जो है वो अवॉइड किया जाता है. देन एमनियोटोमी एंड ऑक्सीटोसिन ऑगमेंटेशन भी वेजाइनल डिलीवरी में अवॉइड किया जाता है. देन प्लेस ऑफ डिलीवरी जो है टू रिड्यूस वो यूजुअली CS ही होना चाहिए, बिकॉज उससे चांसेस जो है HIV इन्फेक्शन के बेबी में ट्रांसफर होने के वो कम होते हैं. Then CS is to be done, cesarean section is to be done before the onset of labor and before the rupture of membrane if the viral load is more than 1000 copies per ml or when the viral load is unknown. यानी कि
जैसे कई बार नहीं पता होता है, टेस्ट पेशेंट ने नहीं करवाया है वायरल लोड का, या तो वायरल लोड 1000 कॉपी से ज्यादा है पर ml, तो ऐसे टाइम पे CS जो है वो मेम्ब्रेन रप्चर होने से पहले या तो लेबर पेन स्टार्ट होने से पहले करना चाहिए. ZDV intravenously to be started 4 hours before this procedure. पीडियाट्रिशियन होने चाहिए ड्यूरिंग डिलीवरी प्रोसीजर और ड्यूरिंग सीजेरियन प्रोसीजर. कैप, मास्क, गाउन एंड डबल ग्लोव जो है पैरामेडिकल स्टाफ एंड डॉक्टर को पहनने चाहिए. देन प्रोटेक्टिव आईवेयर गॉगल्स भी यूज करने चाहिए, क्योंकि जो फ्लूइड होता है उससे भी HIV इन्फेक्शन ट्रांसफर हो सकता है. देन मैकेनिकल सक्शनिंग डिवाइस शुड बी यूज्ड टू रिमूव सेक्रीशंस फ्रॉम नियोनेट्स एयरवे. देन ब्लंट टिप्ड नीडल्स यूज करनी चाहिए यहाँ पे टू अवॉइड नीडल स्टिक इंजुरीज एंड वॉशिंग ऑन एनी ब्लड कंटामिनेशन फ्रॉम द स्किन इमीडिएटली. सो यहाँ पे जो नीडल्स यूज की जाती है फॉर सूचरिंग एंड ऑल, तो वो नीडल जो है वो ब्लंट टिप्ड होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या है कि नीडल लास्ट में जब आया सब मटेरियल कलेक्ट कर रही होती है सर्जिकल साइड से, तो अगर नीडल बहुत शार्प है तो इजीली प्रिक हो सकती है, इसलिए ब्लंट यूज की जाती है. और अगर ब्लड कंटामिनेशन है बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर, तो तुरंत ही वॉश करना चाहिए. एंड अप्रोप्रिएट स्टेरिलाइजेशन है जो इंस्ट्रूमेंट्स एंड लिनेंस का, वो जल्दी से हो जाना चाहिए. So there are some risk factor for increased perinatal transmission. They are maternal high plasma viral load, low CD4 cell count, coexisting other STDs and opportunistic infections, prolonged rupture of membrane, chorioamnionitis, invasive intrapartum procedure, preterm delivery, vaginal delivery एंड ब्रेस्ट फीडिंग. तो इतने रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से बेबी में इंफेक्शन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. Then post-exposure prophylaxis with triple therapy for 4 weeks reduces the risk of seroconversion by more than 80%. यानी कि डिलीवरी के बाद में 4 वीक तक अगर बेबी को प्रोफाइलेक्सिस अगर दी जाए तो 80% तक चांसेस जो है वो कम होते हैं. तो ये ट्रिपल थेरेपी में ज़िडोविडाइन 200 mg TID, लेमिविडाइन 150 mg BID एंड इरिनावीर 800 mg TID जो है वो इंक्लूड होता है. Then disposable syringes and needle are used and deposited in puncture-proof containers. Then the long-term safety of antiviral drugs is unknown. क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म अगर आप यूज करते हो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स को इधर इन बेबी और इन मदर, सो इट मे लीड टू न्यूरोपैथी, मायोपैथी, लैक्टिक एसिडोसिस, पैंक्रियाटाइटिस, हेपेटाइटिस एंड माइटोकॉन्ड्रियल टॉक्सिसिटी. इट्स बीन ऑब्जर्व्ड. देन पोस्टपार्टम केयर में अगर हम देखें तो वुमन शुड कंटिन्यू HAART विद CD4 काउंट. शी शुड बी फॉलोड अप टू एंड अकॉर्डिंग टू एडल्ट गाइडलाइन. एंड फॉर्मूला फीडिंग और ब्रेस्ट फीडिंग टू बी स्टार्टेड विद काउंसलिंग एंड इन्फॉर्म्ड कंसर्न. नियोनेट केयर में हम देखें तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो है शुड बी गिवन टू ऑल नियोनेट्स विद इन 4 आवर्स ऑफ बर्थ. अगर वो पॉजिटिव है या नहीं है HIV के, लेकिन विद इन 4 आवर्स जो है वो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी स्टार्ट कर देनी चाहिए. एंड यूजुअली ज़िडोविडाइन जो है वो मोनोथेरेपी स्टार्ट करनी चाहिए इनिशियली. सो व्हेन ऑल दीज टेस्ट आर नेगेटिव एंड द बेबी इज नॉट ऑन ब्रेस्ट फीड, a confirmatory HIV antibody test is done at 18 month. यानी कि इनिशियली बेबी नेगेटिव है, ब्रेस्ट फीड पे भी नहीं है, लेकिन फिर भी 18 मंथ के बाद जब बेबी 1.5 साल का हो जाता है तब फिर से HIV टेस्ट किया जाता है. एंड वंस उस टाइम पे भी अगर HIV टेस्ट नेगेटिव आता है, देन चाइल्ड इज डिक्लेयर्ड टू फ्री ऑफ HIV. So breastfeeding doubles the risk of MTCT from 14% to 28%, but जहाँ पे उसका अल्टरनेटिव फॉर्म अवेलेबल है इन्फेंट न्यूट्रिशन के लिए, जो अनसेफ है एंड द रिस्क है तो ऐसे टाइम पे जो ब्रेस्ट फीड के जो रिस्क है उसे एक्सेप्ट करके फिर ब्रेस्ट फीडिंग भी करवाया जाता है. WHO जो है वो रेकमेंड करता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इन डेवलपिंग कंट्रीज फॉर एटलीस्ट फर्स्ट 6 months. An exclusive replacement of feeding is done only when AFAS criteria are fulfilled. So this include A means stands for affordable, F stands for feasible, A stands for acceptable, S for sustainable, and another S stands for safe. अगर ये सारे क्राइटेरियाज अवेलेबल होते हैं अल्टरनेटिव के लिए तो ही एक्सक्लूसिव रिप्लेसमेंट जो है वो किया जाता है. Then the mother is helped to make an informed choice.
ये सभी चीजें जो है वो मदर को इन्फॉर्म की जाती है कि ब्रेस्ट फीड से क्या नुकसान है, उसके अल्टरनेटिव से क्या फायदा और नुकसान है। उसके बाद मदर जो है वो चूज कर सकती है व्हाट शी वांट टू डू। Pseudovodine syrup 2 mg per kg is given to the neonate 4 times daily for first 6 weeks of life. High risk neonate should be treated with HAART, and the infant is tested at day 1, then 6th week, and then 12th week, and then directly at 8 months of age. Next, contraceptive counseling and care. So barrier methods contraception जो है वो हम पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं. Then COCs are avoided as drug interaction with antiretroviral agents affect their efficacy and safety. सो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो यूजुअली हम अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि वो जो है वो ARV के ड्रग एजेंट की एफिकेसी पे इफेक्ट करता है. देन IUCDs जो है वो आप सजेस्ट कर सकते हो पेशेंट को. हावेवर अगर पेशेंट कोई भी मेथड यूज कर रहा हो, IUCDs या कोई भी, लेकिन कॉन्डम्स जो है वो कंटिन्यू किया जाता है टू अवॉइड इन्फेक्शन, then the disease could be prevented predominantly by health education and by practice of safer sex. Then counseling, pre-pregnancy and early pregnancy counseling for HIV infected patient is very essential. The woman needs ongoing care with a multidisciplinary team, including social worker and counselors. क्योंकि HIV जो है वो सोशल स्टिग्मा बढ़ाता है, इसलिए ऐसे टाइम पे डॉक्टर के साथ साथ सोशल वर्कर एंड काउंसलर्स की भी जरूरत पड़ सकती है. And the counselor must provide up-to-date knowledge that enables the patient to make an informed choice. So counselor भी proper होने चाहिए with proper knowledge. Thank you so much for listening. You can subscribe this channel, you can click the bell icon, and you can share these videos amongst your